अब हम आप लोगों के बीच जे टेट का और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशल फॉर जे टेट कैंडिडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं टीचिंग के बारे में, शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो टीचिंग होता क्या, शिक्षण होता क्या, इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अभी वाला वीडियो जोरदार तरीके से समझ में आएगा, लेकिन बेटर समझ में आएगा। और नहीं भी देखिए तो अभी वीडियो आपको ये समझ में आने वाला है। तो आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो मेरा है शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो नहीं देखे तो हमको हल्का सा बताना होगा कि टीचिंग मतलब शिक्षण होता क्या है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाली है ये वीडियो। और जो जो देखे उनको तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब हम जे टेट का बैक टू बैक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं CDP का। और आप समझते हैं CDP का आपका एग्जाम में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है 30 नंबर CDP। अगर आप एपीआरी के स्टूडेंट है या फिर बीएड कर चुके हैं, फिर भी चाइल्ड जो CDP का है इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, तो बैक टू बैक मेरा वीडियो बनिए। आपको हम सारा वीडियो एग्जाम में आने वाले सारा वीडियो, हम वीडियो के माध्यम से सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का टारगेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है टीचिंग के बारे में, शिक्षण के बारे में। तो अभी हम जितना वीडियो डालें सारा का सारा टीचिंग और शिक्षण से ही रिलेटेड है। तो आपको बता दें कि टीचिंग मतलब शिक्षण होता क्या सो। तो टीचिंग उसको बोलते हैं जो पढ़ाता है। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको अभी टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि टीचिंग शिक्षण होता क्या सो। इंग्लिश में टीचिंग, हिंदी में शिक्षण। ठीक, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम टीचिंग करवा रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं मतलब आप लर्निंग कर रहे हैं, अधिगमन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है स्टेज ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की रचना। ठीक है, चरण, स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की चरण। तो इसमें से हम लोग जो है तीन, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चरण को पढ़ेंगे। कितने चरण को पढ़ेंगे? 3 चरण को। ठीक है, और तीनों का 2-2 पॉइंट है जिसको बोलेंगे संचालन। एक पॉइंट का 2 संचालन, दूसरा पॉइंट का भी 2 संचालन, और तीसरा पॉइंट का भी 2 संचालन। तो टीचिंग ऑफ, स्टेज ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण की जो चरण है वो टोटल 3 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षण की चरण मतलब स्टेज ऑफ टीचिंग 3 है, 1 2 3, ये हो गया चरण। और इसका भी 2 संचालन है, इसका भी 2 संचालन है, और इसका भी 2 संचालन है। ठीक है, तो मतलब 6 पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, 6 पॉइंट को हम लोग बारी बार से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा है वो है, आते हैं अब पॉइंट पे। फर्स्ट स्टेज, टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेज है, टोटल तीन स्टेज पढ़ेंगे बोले हैं हम। उसमें फर्स्ट स्टेज है प्री एक्टिव स्टेज। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है प्री एक्टिव स्टेज। प्री मतलब पूर्व, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। हिंदी में इसका नाम है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए कि ये होता क्या है सो, है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है कि प्री एक्टिव स्टेज में, तो हाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं कि हम लोग टोटल 3 स्टेज पढ़ने वाले हैं। ठीक, टोटल कितने स्टेज पढ़ने वाले हैं? 3, जैसे यहाँ बनाए हुए थे। टोटल 3 स्टेज पढ़ेंगे, 1 2 3। इसका भी 2 संचालन है, इसका भी 2 संचालन है, इसका भी 2 संचालन है। तो अगर आप टीचर हैं या फिर आप शिक्षण करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, तो आपको इन तीनों स्टेज से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपको तीनों का प्रोसेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप टीचिंग शिक्षण नहीं करा सकते हैं। नंबर पॉइंट याद रखिएगा, तीनों पॉइंट जो तीनों स्टेज है, इस स्टेज मतलब इस लेवल को, चरण को आपको तो पार करना ही पड़ेगा। एक परफेक्ट टीचिंग होता है, और परफेक्ट टीचिंग अगर नहीं भी होता है फिर भी आपको इसके बिना तो कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये क्या पॉइंट है सो देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट देख रहे थे वो था मेरा पूर्व, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक अवस्था, हाँ, प्री एक्टिव स्टेज। अब देखिए इसके बारे में हम आपको पहले डिटेल बता देते हैं, फिर इसका दोनों संचालन को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मतलब इसको समझिए कि प्री एक्टिव स्टेज होता क्या है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता क्या सो इसमें अब हमको टीचिंग करवाना है, शिक्षण करवाना है। ठीक,
तो मेरा कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ऑब्जेक्ट होगा कि हम बच्चे को क्या सिखाएंगे इस क्लास में जाके, क्या पढ़ाएंगे क्लास में, है ना। तो अभी का जो स्टेज होता है प्री एक्टिव स्टेज, ये क्लास शुरू होने से पहले का स्टेज है। मतलब अभी आप क्लास में इंटर नहीं किए हैं, आपका अभी कोचिंग जो है या फिर स्कूल जो है वो जो क्लास है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आप पढ़ाने के लिए घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम से पहले, जरूरी नहीं घर में, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं, क्लास शुरू होने से पहले, है ना, क्लास में जाने से पहले आप जो तैयारियां करती है, प्रिपरेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। आप पहले सोचिएगा कि क्लास में जाएंगे तो क्या पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड की यूज करना है ना। जैसे मान लो आप अभी हम जेटेट का है, आपको सीटीपी पढ़ा रहे हैं, तो सीटीपी में बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा क्या बोलते हैं, पॉइंट है, चैप्टर वाइज करके, है ना। तो उसमें से हमको आपको क्या पढ़ाना है, जिससे हमको शिक्षण पढ़वाना है। तो आज का मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, गोल है, जिसके लिए हम ना घर से तैयारी करके आके आपको बता रहे हैं, वो है कि मेरा आज का जो उद्देश्य है कि स्टेज ऑफ टीचिंग आज इसको हमको कंप्लीट करवाना, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये हम एग्जाम बोलते हैं, क्लास से पहले, ठीक है, प्रिपेयर हो रहे थे, उसी को कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। अब इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं हल्का सा कि ये होता क्या। यह शिक्षण की योजना बनाने, मतलब प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है, योजना बनाने। शिक्षण होता है टीचिंग की योजना बनाने, प्लानिंग बनाने की अवस्था है। उसके बाद कक्षा में जाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले, यहाँ कक्षा जरूरी नहीं, यहाँ पे क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लास को ही तो कक्षा बोलते हैं ना, मतलब क्लास शुरू होने से पहले शिक्षक को जो भी तैयारी करता है वो इसमें आता है। तो टीचर जो भी तैयारी करेगा वो इसी में आता है। किस में आता है? प्री एक्टिव स्टेज, जिसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसको हम दो संचालन में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो है वो संचालन इस आता है लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण, जिसको बोलते हैं फिक्सिंग गोल एंड कंटेंट। तो कंटेंट और फिक्सिंग गोल ये मस्ट क्या बोलते हैं, पॉइंट है। अब इसमें देखिए क्या होता है, शिक्षण तय करता है, मतलब शिक्षण ने, शिक्षक जो टीचर है वो तय करता है कि क्या पढ़ाना है और उस पाठ के उद्देश्य क्या है, ठीक, क्या पढ़ाना है और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सारा इसमें डिसाइड होता है। किसमें? फिक्सिंग गोल। गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य, उद्देश्य। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि स्टेज ऑफ टीचिंग को कंप्लीट करना है, आपको सिखाएं, है ना। उसके बाद इसके लिए हम आपको कंटेंट का यूज करेंगे, है ना। अभी जो ये सब सारा लिखा हुआ है ये सब क्या है? कंटेंट है। कंटेंट के बिना हम कैसे पढ़ा सकते हैं ना। कंटेंट मतलब मटेरियल, ठीक है। तो ये सब सारा होता है। तो इससे क्या होता है, शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ाना है और उसका क्या उद्देश्य है। तो अब इसमें देखिए ये तो सारा लिखा हुआ था, अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। तो प्री एक्टिव स्टेज, कक्षा में जाने से पहले आप जो प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं कि हमको क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या सोचना है ना, उस स्टेज को कहते हैं। और जो अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं जाइएगा तो क्लास में फंसने का मतलब सही ढंग से क्लास को नहीं ले पाइएगा। जैसे बहुत सारा टीचर होता है अंडर ट्रेनिंग टीचर, ठीक है, मतलब उसका भी पूर्ण रूप से ट्रेंड वो नहीं हुआ है। तो अगर वो टीचर बिना कोई तैयारी का क्लास में जाता है तो बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो मेथड यूज नहीं कर सकेगा, बच्चे को समझा नहीं सकेगा, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम होगा तो बच्चा उसका हंसी मजाक भी उड़ा सकता है। ये सब होता है प्रॉब्लम। तो इससे टीचर को बचने के लिए घर में, बाहर में, कक्षा शुरू होने से पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, ताकि हम वहाँ पे अच्छा से बता सके। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो देने के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। तो बस वही जो प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले जो तैयारी करना पड़ता है उसी को बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। अब इसमें से फर्स्ट पॉइंट तो हमको पढ़ लिए कि इसमें जो फिक्सिंग गोल होता है और कंटेंट चाहिए। तो इसमें से इस पॉइंट में, मतलब इस स्टेज में सबसे पहले जो टीचर होता है, शिक्षण होता है, उसको फिक्सिंग गोल होता है, मतलब नॉलेज होता है, उसको टारगेट रखता है कि हमको इसको ये, मतलब ये वाला नॉलेज देना है, ये वाला पढ़ाना है, ठीक है। कंटेंट होता है, आप बोल सकते हैं कि रिसोर्स होता है ना, ठीक है, रिसोर्स बोल सकते हैं, या सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए,
तो ये मेरा टारगेट रहता है, गोल रहता है कि हम आएंगे बच्चे को ये वाला टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट पढ़ाएंगे, ये वाला कंटेंट देंगे, रिसोर्स देंगे और सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, है ना। अब फिक्स डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन गोल होता है, कंटेंट होता है, ये सब सारा सारा की चीज़ होता है इसी पे, लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण, फिक्सिंग गोल एंड कंटेंट में। इसके बाद पढ़ाने के लिए जो घर में तैयारी किया जाता है उसको तो बता दिए। कौन सा आपको मटेरियल यूज करना है ना, जैसे TML, ठीक है, TML टीचिंग लर्निंग, TML ना, TLM होता है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे, मतलब एक्टिविटी बेस से हमको क्लास में सिखाना है कि रटवाना है, ठीक है, कि कन्वर्सेशन मेथड बोल सकते हैं, या फिर टीचिंग क्या बोलते हैं, लिटरेचर मेथड बोल सकते हैं, भाषण बोल के, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड, बहुत सारा मेथड है जो यूज कर सकते हैं। आपको पहले तैयार करना कि हमको बच्चे को कैसे सिखाना है, स्टोरी वाइज और भी ये होता है, क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव होता है कि आपको स्टोरी सुना दी, स्टोरी के माध्यम से आपको हम समझा दिए। तो ये सब सारा का सारा जो घर में सोचिएगा कि कैसे पढ़ाना है, इसी स्टेज में आता है। उसके बाद अब बता दिए कि कौन सा मटेरियल यूज करना है। उसके बाद आपका डिसीजन, पहले इस स्टेज में डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या पढ़ाएंगे, सो किस तरह से पढ़ाएंगे। आपका डिसीजन ही नहीं रहेगा तो क्या आके पढ़ाएगा। उसके बाद डिसीजन हो गया, स्ट्रेटेजी होता है कि TLM होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम मान लो कि बच्चों को पढ़ाना है कि बाल केंद्रित, तो वो वाला हमको तैयारी करके आना होगा। फिर ये टारगेट रखना होगा कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक्स आएगा, वो तो उस टॉपिक्स को हमको पहले पढ़ाना है, एग्जाम पास कराने का ये गोल होना चाहिए, है ना। जैसे चैप्टर 1 पढ़ेगा, चैप्टर 2 पढ़ेगा कि जनवरी में चैप्टर 1 हमको कंप्लीट करवाना है, फरवरी में चैप्टर 2 कंप्लीट करवाना है, ये सब सारा परीक्षा में आएगा। तो ये सब सारे को बातें को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है, टीचिंग कराया जाता है। किस प्रकार का पढ़ाना है, कंटेंट कौन सा लेना है, सारा का सारा क्या करता है, यहाँ पे निर्धारित होता है। तो सारा ये सब क्लास शुरू होने से पहले होता है। तो अब ऐसे लगता है हमको ये समझ में आ गया होगा कि फिक्सिंग गोल में होता क्या सो। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रणनीति करना पड़ता है, मतलब इसका संचालन 2, ठीक है। संचालन 2 में देखिए रणनीतियों का निर्धारण, डिसीजन जो होता है स्ट्रेटजी, है ना, डिसीजन स्ट्रेटजी है। इसमें यह तय किया जाता है कि किस शिक्षण की पद्धति, जैसे लेक्चर का करना है कि प्रोजेक्ट, है ना, मतलब यह मेथड लिखा है कि कौन लेक्चर मेथड के यूज करेंगे कि प्रोजेक्शन मेथड के यूज करेंगे, किस सहायता से सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब पहले डिसीजन लेके तो आगे हैं कि आज हमको पढ़ाना है, जैसे मान लो जोड़ घटा पढ़ाना है, ठीक है। तो वो हो गया, हम गोल डिसाइड कर लिए और कंटेंट डिसाइड कर लिए कि हमको जोड़ घटा पढ़ाना है, प्लस माइनस पढ़ाना है। अब प्लस माइनस पढ़ाने का भी बहुत सारे मेथड है ना, ठीक है, निर्णय ले तो ले लिया, लेकिन बहुत सारा मेथड है। एक्टिविटी मेथड से भी सिखा सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग मेथड से भी सिखा सकते हैं। तो ये सब जो होता है ना वो इसी में आता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर मेथड का आएगा रणनीति में। रणनीति का मतलब क्या होता है, योजना बना रहे हैं, है ना, तो कौन सा सोर्स यूज करेंगे, TML यूज करेंगे, उसको डिसीजन लेंगे, है ना, सारा का सारा ये सब क्या होता है, इसमें आता है। तो आई थिंक इसमें भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट चरण है, दूसरा है अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरेक्टिव स्टेज। अब जो है थर्ड स्टेज, इसी को कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, TEACHING, टीचिंग LEARNING, लर्निंग प्रोसेस PROCESS, प्रोसेस, ठीक है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब कि अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरेक्टिव स्टेज। इसका मतलब ये होगा कि आप तैयारी घर में कर चुके थे, सब कुछ तैयारी कर लिए, अब क्लास में इंटर कर चुके हैं, मतलब अब बच्चा लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब अब क्लास शुरू कर चुके हैं, ठीक है। क्लास शुरू कर चुके हैं या क्लास शुरू करने वाले, मतलब अभी आप क्लास में हैं, घर में नहीं है, बाहर, मतलब क्लास रूम के बाहर नहीं है। अब क्लास में इंटर हो गया है, अब आपको बच्चे को पढ़ाना है, टीचिंग करवाना है, क्या करवाना है, शिक्षण करवाना है। तो ये स्टेज 2 में आता है, जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव स्टेज। तो आप तैयारी करके आए हैं तो आपको पढ़ाने में, टीचिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो बच्चे बहुत सारे एक्साइटमेंट रहेगा, मतलब कि इंटरेस्टिव लेगा आपका पढ़ाई पे, इसी को इसका नाम दिया गया है इंटरेस्टिव स्टेज। क्योंकि आप उसको पढ़ाइएगा तो बच्चे आपको जवाब देगा, है ना।
आप क्वेश्चन पूछिएगा, वो आपको जवाब देगा, तो बच्चे इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा। तो इसमें यही होता है कि इंटरेक्टिव स्टेज में अंतर्क्रियात्मक अवस्था जिसमें समस्याओं की पहचान होती है। मतलब जो टीचर होता है ना, वो पहले समस्या पहचानेगा कि कौन सा बच्चा को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। सो ठीक है, सपोज डेट आपके स्टूडेंट में हर तरह का बच्चा मिलेगा, जो जल्दी से समझ जाता है, कोई लेट से समझता है, तो कोई नहीं के बराबर समझता है ना, हर तरह का बच्चा होता है। तो सारा बच्चा अपना अपना समस्या बताएगा कि सर मेरा याद नहीं होता है, तो हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो सर हम बना नहीं पाते हैं, हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो पहले बच्चा क्या करता है, सारा पहले समस्या बताता है। तो उन सारे समस्या को आपको निर्धारण करना है, मतलब कि सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो होता है समस्या की पहचान करना है। ठीक, पॉइंट हो गया नंबर 1 कि समस्या की पहचान करना है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है। उसके बाद आपको इसका समस्या का समाधान करना है कि कौन सा चैप्टर में वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं है, क्या क्या छूटा है, क्या क्या नहीं छूटा है पढ़ाई में, सारा पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझाना है उसको। तो इसमें यही होता है। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट के बीच इसमें स्ट्रेटजी होता है, इंटरेक्टिव होता है, बात होता है। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट पे फोकस करता है, उसका सारा का सारा प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है, मतलब उस समस्या को पहचानता है, पहचानने की कोशिश करता है कि ये कहाँ तक सीखा है और इसको आगे कहाँ हमको बताना है। ठीक है, जैसे मान लो उसको गिनती सिखाना है, तो उसको 1 2 पहले आता है कि नहीं आता है, वो सब सारा का सारा बताना पड़ता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीचर का पहला काम है इस स्टेज में कि वो समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इसका मतलब इसको भी थोड़ा बता ही देते हैं कि यह शिक्षण के कार्यान्वयन, ठीक है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप घुस चुके क्लास में अवस्था है। इसमें शिक्षक और छात्र कक्षा के भीतर आमने सामने संवाद करते, मतलब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने रहता है। ठीक है, स्टूडेंट अपना सवाल पूछता है, प्रॉब्लम को बताता है, और टीचर उसका रिप्लाई करता है, आंसर को बताता है। हो गया। इसमें फर्स्ट स्टेज जो है, मतलब फर्स्ट संचालन जो है, ठीक है, वह है शिक्षार्थी का निदान। ठीक है, शिक्षार्थियों का निदान, डायगोनिस ऑफ लर्नर। तो देखिए इसमें क्या होता है। सो शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान, देखिए शिक्षक जो होता है ना, टीचर होता है जो टीचिंग करवाता है, छात्रों का पूर्व ज्ञान मतलब पहले का ज्ञान को चेक करता है कि हम पिछला क्लास क्या बताएं, तो वो याद करके आया है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसको समझ में आया है कि नहीं, मैम जो टॉपिक्स बता के गए थे। ठीक है, पूर्व ज्ञान। उसके बाद उसकी रुचियों, अब ये इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है पढ़ाई में, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं, उनकी रुचि को भी क्या करता है, और सीखने की क्षमता को समझने की कोशिश करता है। तो इस स्टेट में है ना, सीखने की क्षमता को समझने की कोशिश करता है, उसको इंटरेक्टिव रुचि को करता है, इंटरेस्ट मतलब बच्चा इंटरेस्ट है कि नहीं, रुचि है करता है कि नहीं, सारा चीज़ को समझने की कोशिश करता है इस स्टेज में। इसके अलावा टीचर भी और भी बहुत सारा चीज़ इस स्टेज में करता है, क्योंकि अब वो टीचर स्टूडेंट दोनों आमने सामने बात करता है ना, मतलब वो क्लासरूम के अंदर है। अब वो बहुत सारा यूज करता है। यहाँ पे फिर भी बहुत 2 4 पॉइंट लिखे हैं, बहुत नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट जो होता है संचालन, वो है क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं, जैसे आप मान लो अगर साइंस के टीचर होंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, उसे वही वाला अप्लाई होने वाला है, पर यहाँ पे बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। ठीक है, तो क्रियाएं मतलब और प्रतिक्रियाएं, देखिए क्रियाएं होता है कि यहाँ पे कुछ काम होता है, जैसे टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो बच्चे उसका प्रतिक्रिया देगा, उसका आंसर देगा, या फिर स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट ने क्रिया किया और टीचर उसका आंसर देगा। ठीक है, तो वो उसका प्रतिक्रिया किया। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसीलिए इस स्टेज को नाम दिया गया है क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं, मतलब सवाल जवाब होता है। इस स्टेज में क्या बताया कि जो टीचर होता है बच्चों का प्रॉब्लम सुनता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को बताते हैं अपने टीचर को, तो वो क्रिया किए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूर करता है कौन, टीचर, तो वो प्रतिक्रिया क्रिया, है ना। यही होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखिए शिक्षक पाठ पुस्तक
शिक्षक पाठ प्रस्तुत करता है। शिक्षक जो है वो पाठ प्रस्तुत करता है, मतलब वो पढ़ाना शुरू करता है। प्रश्न पूछता है ना, शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव क्लास में क्या होगा, हम पूछेंगे कि बच्चा को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बच्चा को समझ में आया कि नहीं, हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्रिया दिए। अब उधर से प्रतिक्रिया देगा, हाँ सर समझ में आ गया। आप कोई डाउट छोड़ते नहीं, नहीं सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए सर, यहाँ पे हमको ये माइनस कैसे आ गया, बहुत सारा डाउट है सर, बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए ना, है ना। तो ये सब जो प्रतिक्रियाएँ होती है, ये होता है प्रतिक्रिया। उसके बाद वास्तविक शिक्षण अधिगमन प्रतिक्रिया। अधिगमन देखिए नहीं बताए तो बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण मतलब टीचिंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं। अधिगमन आप पढ़ रहे हैं मतलब लर्निंग कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अधिगमन। और दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हुआ, जो रिएक्शन हुआ, उसी को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, बस याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एवं प्रतिक्रियाएं। कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे टीचर पूछे या स्टूडेंट, वो उसका प्रतिक्रिया देगा, मतलब आंसर देगा, है ना, ये सब होता है। ठीक, इसलिए होता है इंटरेक्टिव स्टेज। तो इसमें होता है बच्चों की समस्या को समाधान पहचाना जाता है और उसका समाधान किया जाता है, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। तो इसमें हम देख लिए दोनों पॉइंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उपचार मतलब शिक्षा देना, उसके बाद इसका जो मेटेरियल रिसोर्स है, स्टूडेंट टीचर के बीच जो बातचीत होता है, वो सब सारा का इसमें बताया जाता है। टीचर समझता है कि पॉइंट आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया सर। तो इसमें इसका 2 पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था ये वाला ना, शिक्षार्थियों का निदान। ठीक, शिक्षार्थियों का निदान जिसको बोलते हैं डायगोनिस ऑफ लर्नर। तो इसमें हम लोग देखिए डायगोनिस ऑफ लर्नर में जो टीचर होता है वो समस्या को पहचानता है, हाँ, समस्या को सुनता है, और क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, इसमें वो क्या होता है, उसका आंसर जवाब देता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि 2 है ना, 2 देखिए 2 चरण है, ऐसे करके देखते हैं। फर्स्ट में देखिए बोलता है शिक्षार्थियों का निदान, मतलब इसमें समस्या को पहचाना जाता है, ही लिखना सीखने की क्षमताओं की समझने की कोशिश करता है, और क्रिया प्रतिक्रिया उसके बाद उसका वो आंसर देता है। सपोज डेट अभी आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको पहले समझ में आया है कि नहीं है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब डायगोनिस ऑफ लर्नर करेंगे। ठीक है, डायगोनिस ऑफ लर्नर। उसके बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे, वो हो जाएगा क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड लेवल। ठीक, तो अब जो मेरा थर्ड स्टेज है टीचिंग लर्निंग स्टेज ऑफ टीचिंग का, वो है पैसे क्रियात्मक अवस्था, मतलब पोस्ट एक्टिव स्टेज, है ना, पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें क्या करता है देखिए बता रहे हैं, इसमें जो होता है यह मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन होता है कि अवस्था है जो शिक्षण समाप्त होने के बाद होती है। तो अब ये शिक्षण समाप्त होने की बाद की अवस्था है। फर्स्ट स्टेज जो हम लोग देखे थे वो था मेरा प्री एक्टिव स्टेज, क्लास शुरू होने से पहले। बीच वाला जो स्टेज था जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव स्टेज, वो क्लास में अंदर में था, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच का संवाद था, है ना। उसमें टीचर क्या करता था, बच्चों के समाधान को पहचानता था, मतलब डायगोनिस करता था, और उसके बाद उसका प्रॉब्लम को समझने के बाद वो सॉल्व करता था। ठीक है, क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं करता था। अब थर्ड जो स्टेप है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक, क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज, है ना, पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब ये क्लास की बाद का अवस्था है, मतलब क्लास होने के बाद, क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्लास खत्म हो चुकी है, उसके बाद का समय। तो यहाँ पे देखिए है यह अवस्था जो शिक्षण समाप्त होने की बाद की अवस्था है। अब वो शिक्षण मतलब क्लास जो सिखाना था वो सिखा चुके हैं, उसके बाद मतलब टॉपिक्स खत्म हो चुका है। हम आपको टॉपिक्स पढ़ाना जो था वो पढ़ा दिए, जो बताना था बता दिए, जो तुमको क्वेश्चन पूछना था वो पूछ लिए, मतलब सारा डाउट वगैरह जो इतना क्लियर हो गया है।
ठीक है। पहले हम आए, आपको टीचिंग कराएं, आपका पूर्व ज्ञान को देखें कि पिछला वाला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फिर आपसे हमसे क्वेश्चन पूछें, हम आपको जवाब दिए। आप आज का जो सिलेबस था वो मतलब आज का जो टॉपिक था वो बता चुके हैं, A to Z हो चुका है, मतलब सब कुछ खत्म। अब इसके बाद का अवस्था, ठीक है, वही फीडबैक वगैरह, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाद की अवस्था, मतलब क्लास ख़त्म हो जाने के बाद। इसको बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव क्योंकि अब क्लास ख़त्म हो चुकी, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो चलिए अब इसके बारे में, इसका जो फर्स्ट है ना, देखते हैं। इसमें है फर्स्ट उपयुक्त परीक्षा उपकरण, मतलब हाँ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल्स, ये सब होता है। तो देखिए, शिक्षक यह जांचने के लिए मौखिक प्रश्न, लिखित परीक्षा या क्विज जैसे उपकरणों का चयन की है जो छात्रों को कितना सीखा। अब इसमें वो क्या करता है ना, वो टेस्ट ले रहा है। टेस्ट ले रहा है मतलब वो जांच रहा है कि बच्चा जो है वो कितना सीखा है कि नहीं सीखा है सो, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्टिंग करना, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग करना, टूल्स वगैरह है जो वो इसमें उपयोग करता है। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बच्चा को पूछेंगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट लेंगे, है ना, टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, पेपर टूल देंगे, है ना। तो इस वजह से हम मतलब अब यहाँ पे हम बच्चा को आकलन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है सो, ठीक है। अगर सीखा है तो कितने लेवल तक सीखा है, इसको बोलते हैं परीक्षा। यहाँ लिखा है ना परीक्षा, जांचना, ठीक। और परीक्षा स्कूल में होती भी है, ठीक है, जांचने के लिए आपका लेवल जांचना है, वही होता है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट टीचिंग टूल्स। तो क्या क्या बच्चा कर सकता है, देखिए, शिक्षक जो होता है यह जांचने के लिए मौखिक प्रश्न, मतलब मॉक टेस्ट लेता है, पूछता है कि हाँ, जैसे हम आपको रामायण पढ़ा दिए, मतलब ऐसे एग्जाम्पल में वो रामायण पढ़ा देंगे तो जांचेंगे कि रामायण में राम के पिता कौन थे, उधर से आंसर देगा राजा दशरथ। कितने साल के लिए वनवास गए थे, आंसर देगा 14 साल। तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ये मॉक टेस्ट हो रहा है, मतलब उसको बच्चे को समझ में आ गया, ठीक। जैसे हम माइनस प्लस सिखाएं तो लास्ट में पूछेंगे 2 और 3 कितना होता है, बच्चा बोलेगा 5, तो समझेंगे कि हाँ समझ में आ गया। और बोलेगा नहीं सर 6 होता है, तो समझेंगे कि वो समझ में नहीं आया है। तो मॉक टेस्ट जो होता है वो एक तरह का टेस्टिंग होता है जो क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि पहले जोड़ घटा कैसे होता है वो तो हम बता चुके हैं, अब हम खाली जांच रहे हैं बच्चा कि क्या क्या सीखा है कि नहीं सीखा है। इस तरह से जांचेंगे तब ना, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो इस तरह से जांचेंगे हाँ ये लड़का सीख गया, वो नहीं सीखा, जिसको नहीं सीखा उसके लिए फिर से क्लास दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, MCQ सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह इसमें आता है। और यहाँ पे लिखे कि लिखित परीक्षा भी ले सकते हैं, बोलेंगे बच्चा लिख के दिखाओ अगर समझ में आया तो, ठीक है। जैसे लिखना, हाँ स्टोरी आपको समझ में आ गया तो बोलेंगे लिख के दिखाओ, फार्मूला को लिख के दिखाओ अगर याद हो गया तो। क्यूज जैसे उपकरणों का भी चयन कर सकते हैं, क्यूज मतलब जान भी करते हैं, ठीक, क्वेश्चन पूछेंगे आंसर देगा। तो ये सब सारा किस में आता है, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल्स में आता है ना। पोस्ट एक्टिव स्टेज का फर्स्ट संचालन। सेकेंड में आता है, देखिए फीडबैक, प्रतिपुष्टि और परीक्षण, मतलब फीडबैक एंड टेस्टिंग। तो परिणामों के आधार पर अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, शिक्षक छात्रों की फीडबैक देता है। हाँ, फीडबैक देता है मतलब पूछता है कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा, इंटरेक्टिव क्लास हुआ कि नहीं हुआ, फीडबैक देता है ना। जो खुद की परीक्षण पद्धति में सुधार की आवश्यकता का आकलन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पद्धति में सुधार की आकलन की आवश्यकता होती है, मतलब चेक करना कि बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है। फीडबैक टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बच्चों का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यही होता है फीडबैक। बच्चों को जांचने के बाद फीडबैक देना, हाँ सर, जैसे बच्चा बोलेगा हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वह फीडबैक दिया। और वो नहीं सर समझ में नहीं आया, सर आप कैसे कैसे पढ़ाएं, आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आया, वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया, प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर बोल सकते हैं टॉपिक से समझ में नहीं आया, तो वो सारा क्या होता है, फीडबैक देता है। अगर नेगेटिव फीडबैक हुआ तो उसके लिए फिर से क्लास दिया जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो फिर से तीनों स्टेज को अप्लाई करके सेकेंड क्लास शुरू होगा, है ना। तो ये सब सारा क्या होता है, फीडबैक होता है ना। फीडबैक जो खुद की परीक्षण पद्धति में सुधार की आवश्यकता का आकलन है, फीडबैक देता है। बच्चा को समझ में नहीं आता, तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है टीचिंग का, शिक्षण जो टीचर करवा रहा है ना, वो सब होता है फीडबैक।
और समझ में आ गया, मतलब तुम गुड टीचर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें टोटल 3 स्टेज देखे हैं, तीनों को हम फिर से रटा रहे हैं। फर्स्ट में बोले प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसका 2 चरण देखे। ठीक है, संचालन, 2 संचालन देखे। लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण फर्स्ट, रणनीति का निर्णय सेकंड देखें। उसके बाद सेकंड चरण मतलब सेकंड स्टेज था वो है इंटरेक्टिव स्टेज, अंत क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसी के बीच में चलता है। इसमें इंटरेक्टिव स्टेज में भी 2 संचालन देखिए, शिक्षार्थियों का निदान। ठीक है, मतलब डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्ट एक्टिव स्टेज जो कि क्लास होने के बाद का होता है। इसका संचालन में देखिए ये पश्च क्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहले अब उसका टेस्ट लेते हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, और उसका फीडबैक देते हैं कि अच्छा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, किस तरह से। तो आई थिंक हमको लगता है टीचिंग का जो लेवल था समझ में आ गया होगा। तब तक अब तक वीडियो के बनने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गुड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।